वार पलटवार और सियासी बयानों का भी मौसम। और इसीलिए अब आपको बड़ी खबर बता दें, घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस बीजेपी को पर हमलावर है और इस घोषणा पत्र को लेकर गलत बयानी की जा रही है। ये सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से कहा गया है। देश ने 10 साल जुमले झेले हैं, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। मोदी सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी घबरा चुके हैं। सुप्रिया श्रीनेत लगातार हमलावर हैं और कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी की तरफ से जिस तरीके के तंज किए गए थे, जिस तरीके के आरोप लगाए गए थे, जिस तरीके की बातें कही गई थी, उसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से पलटवार किया जा रहा है। संघ के सर्वे में बीजेपी को सिर्फ 180 सीटें मिल रही हैं, ये कांग्रेस का कहना है। तो देखिए, अब आपको दो तस्वीरें भी दिखाते हैं, क्योंकि बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर जबरदस्त हमला बोला है और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के प्रमुख हैं, उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी को जनता ने बार बार नकारा है। इसके लिए बावजूद कांग्रेस के घोषणा पत्र को दिखाने से मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र ये नजर आ रहा है। ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर इस बात को लेकर पलटवार किया है। दोनों तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनवाते हैं आपको। कांग्रेस पार्टी को जनता ने बार बार नकारा है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति से बरआमदा है और तुष्टीकरण की राजनीति से बाज नहीं आ रही है। मैंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। देश को बांटने के लिए और सत्ता को हथियाने के लिए कहां तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जिस मुस्लिम लीग ने 1929 में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही थी, आज उसी बात को कांग्रेस पार्टी दोहरा रही है। यानी सत्ता की लोलुपता में, सत्ता के लालच में देश को कहां पहुंचाएगी कांग्रेस पार्टी, इसका अंदाजा लगाना। कभी कभी व्हाट्सएप पढ़ के लगता है कितनी घटिया भाषा है, और उसके कुछ घंटे बाद प्रधानमंत्री वही भाषा बोलते हुए मंच से नजर आते हैं। तो इस देश का प्रधानमंत्री घटिया व्हाट्सएप लिखते हैं या इस देश को चलाने की कुवत रखते हैं, सवाल इस बात का है। असलियत यह है कि 10 साल की मोदी सरकार के बाद आज जब यह देश चुनाव के मुहाने पर आकर खड़ा है, तो प्रधानमंत्री को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाकर वोट मांगना चाहिए, प्रधानमंत्री को अपने काम गिनाने चाहिए, लेकिन उसमें नील बटा सन्नाटा स्कोर है, उसमें जबरदस्त फेल का ठप्पा लगा हुआ है। तो प्रधानमंत्री मोदी इधर उधर की बात करके मन बहला रहे हैं लोगों का, और जब कुछ नहीं बचता है मोदी जी के पास, तो वही घिसी पिटी हिंदू मुसलमान की स्क्रिप्ट पर आकर गिर जाते हैं। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का घोषणा पत्र जिसे पिछले दिनों जारी किया गया, क्या वो वाकई में मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है? इसका जवाब कांग्रेस की तरफ से दिया गया है। सुप्रिया श्रीनेत इस मामले को लेकर क्या कुछ कहती हैं, सुनिए जरा। ऐसा घटिया और शर्मनाक बयान नरेंद्र मोदी देते हैं, कहते हैं हमारे घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप है। असलियत यह है कि ये वो दिल में जो इतना अथाह प्रेम, इतना प्रगाढ़ प्रेम है मुस्लिम लीग के लिए नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, जो रह रह कर छलक जाता है। वो गागर इतनी भरी है प्रेम से कि वो समझती नहीं है, वो रह रह कर छलक जाती है। यह असलियत है। तो देखिए किस तरीके से कांग्रेस इस मामले को लेकर अब हमलावर है, पलटवार कर रही है। सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी का भी, क्योंकि रवि लंबे समय से कांग्रेस देखते रहे हैं और जानते समझते हैं इस चीज को लेकर। लेकिन रवि, अगर बात की जाए चुनावी मैदान की, तो बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि वो किस मामले को लेकर और किस कलर के साथ में चुनावी मैदान में जा रही है। कांग्रेस के पूरे घोषणा पत्र और गारंटियों के ऊपर यह मुस्लिम लीग का रंग जो है वो हावी होता नजर आ रहा है। बीजेपी ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस इसके बचाव में क्या इंश्योरेंस लेकर जा रही है? नहीं, देखिए, कांग्रेस के पास जो अपने तर्कस में तीर हैं वो निकालेगी कांग्रेस पार्टी। लेकिन आपको दिलचस्प है प्रणय, क्योंकि प्रधानमंत्री जो आरोप लगा रहे हैं, चाहे जो भी कह रहे हैं, उसके पीछे उनके अपने तर्क हैं और उनके पास डाटा है। देखिए, अगर आप मैनिफेस्टो को देखेंगे और हिस्सेदारी न्याय जो पहला चैप्टर है उसी में देखेंगे, तो उसमें अल्पसंख्यक न्याय की बात की गई, अल्पसंख्यकों के लिए सबसे पहले जो पॉइंटर है उसमें लगभग आपको 10 से ज़्यादा पॉइंटर्स गिनाए गए। उसमें यह भी लिखा गया है, जिस बात को प्रधानमंत्री फोकस करते हुए
ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस विदेश में अध्ययन के लिए मौलाना आजाद छात्रवृत्ति को फिर से लागू करेगी और छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाएगी, जिसको इस सरकार ने खत्म किया है। तो कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक के न्याय की बात, अल्पसंख्यक नागरिक अधिकारों का इस्तेमाल कर सके, इसके लिए आर्थिक सशक्तिकरण आवश्यक है। कांग्रेस आसान ऋण प्रदान करने की नीति बनाएगी, ये कहा गया इस पॉइंटर में। तो कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यकों के लिए हिस्सेदारी न्याय में कांग्रेस की आप अच्छे से जानते हैं कि यूपीए सरकार के दौरान विज्ञान भवन में जिस तरीके से उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो बयान सामने आया था, जिसको बाद में इस तरीके से सामने रखा गया कि अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है देश के संसाधनों पर, और उसका क्या खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ा। जाहिर तौर पर अब यह जरूर साफ हो चुका है इस पूरे मामले के अंदर कि कांग्रेस के ऊपर किन आरोपों के साथ बीजेपी हमला करने जा रही। जैसा आपने भी गिनाया, कहीं ना कहीं इसका कोई करेक्शन करने की कोशिश भी होगी चुनावी मंच से। बिल्कुल बिल्कुल होगी। और देखिए, सुप्रिया श्रीनेत की प्रेस कॉन्फ्रेंस से चीज़ें क्लियर नहीं होगी। इसमें अब राहुल गांधी किस तरह से आते हैं, सोनिया गांधी आती हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरह से आते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी प्रोवोक करते हैं, और अगर आप प्रोवोक हो गए तो उनका काम बन जाता है। देखिए, हर चुनाव में इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, और साम दाम दंड भेद कहा जाता है। राजनीति में ये सब जायज़ है, क्योंकि राजनीति का फॉर्मूला है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ और आप नहीं कर रहे, चाणक्य के दौर से चलता आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तरीका है कांग्रेस पार्टी को प्रोवोक करने का। और कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगता है कि वो अल्पसंख्यकों को के हित साधती है, अल्पसंख्यकों का समर्थन करती है, उनको प्रोटेक्ट करती है। जो लंबे समय से मुस्लिम अपीजमेंट का उन पर जो आरोप लगता है, तो कहीं ना कहीं वो भी इस डर के मारे अल्पसंख्यक की बात कर देते हैं कि उनको लगता है कि अल्पसंख्यक का वोट बैंक उनके साथ जाए, चाहे वो केरल की बात हो, चाहे यूपी की बात हो, चाहे बिहार की बात हो। अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधना कांग्रेस भी चाहती है, क्योंकि एक चंक वोटर है पूरे देश भर में। जब लोकसभा चुनाव हो, हालांकि विधानसभा चुनाव में वो सपा के साथ चला जाए, आरजेडी के साथ चला जाए, लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खेमे में आए, इसलिए कांग्रेस भी अपनी कहीं ना कहीं पॉलिसी में कांग्रेस के भीतर का एक लंबे समय का कंफ्यूजन रहा है, कभी सॉफ्ट हिंदुत्व के नाम पे तो कभी कांग्रेस छोड़ने वाले जो नेता जिस तरीके से आरोप लगाते हैं, जैसा गौरव वल्लभ ने हाल के दिनों में कहा कि सनातन विरोधी हो चुके हैं बहुत सारे लोग, और ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को जो है एक हथियार या असलाहा जरूर मिल जाता है कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने का। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए प्रणय, आपने कहा ना कि सॉफ्ट हिंदुत्व की बात आप करते हैं, लेकिन उस पर चल नहीं पाते हैं। ये 2014 में हार के बाद कांग्रेस में एक कमेटी बनी, के एंटनी उसके अध्यक्ष बनाए गए। उस कमेटी की रिपोर्ट आई बकायदा। उस रिपोर्ट में कहा गया कि हम लोग चूंकि एंटी हिंदू हम स्थापित कर दिए गए हैं बीजेपी के द्वारा, और हमारी इमेज ऐसी हो गई, तो हमें उससे निकलना पड़ेगा कि प्रो मुस्लिम और एंटी हिंदू। तो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात आई, और पहला चुनाव, आपको आश्चर्य होगा कि 2017 का जो गुजरात चुनाव था, कांग्रेस पार्टी ने उसी लाइन पर लड़ा। और आप याद कीजिएगा, राहुल गांधी सारे मंदिरों में गए, सोमनाथ गए, द्वारका गए, एक के बाद एक मंदिर गए, और कहीं भी मुस्लिम समुदाय से मिले तक नहीं, कहीं चर्चा भी नहीं हुई, कहीं दिखे भी नहीं किसी के साथ मुस्लिम समाज के साथ। और उसका प्रसाद भी मिला था उन्हें, फायदा हुआ, और कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त टक्कर दी गुजरात में। बिल्कुल बिल्कुल उसका फायदा भी मिला। कांग्रेस पार्टी 80 के आसपास सीटें जीत कर आई, बीजेपी पहली बार 100 से नीचे आ गई गुजरात में। तो कहीं ना कहीं उसका फायदा हुआ, लेकिन उस पर लंबे समय तक आप सस्टेन नहीं कर पाए। उसके बाद आप कहीं ना कहीं कर्नाटक चुनाव के समय मानसरोवर का यात्रा भी किया राहुल गांधी ने। तो आप दो छवि लेकर चलते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि हमको दोनों को लेकर चलना है। बिल्कुल यही कंफ्यूजन कहीं ना कहीं जो नजर आ रहा है। लेकिन रवि त्रिपाठी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा इस चीज को लेकर भी कि अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव, जिनका MY समीकरण उनका चुनावी समीकरण है, वहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी रैली के अंदर राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ नजर आते हैं। इंडिया गठबंधन जिन गारंटियों की बात कर रहा है, जिस सामाजिक न्याय की बात कर रहा है, उसमें अल्पसंख्यक वोट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो वहां पर भी यही इस चीज को सुधार करने का मौका तो बहुत कम मिलेगा, रादर इसको रेनफोर्स करते हुए वो ज्यादा नजर आएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। खाली उत्तर प्रदेश नहीं है प्रणय, अगर आप गौर करेंगे तो बिहार में भी यही है। बिहार में भी लालू यादव का जो फॉर्मूला है वो MY फॉर्मूला ही है। बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों में MY प्लस कांग्रेस उनके साथ जुड़ती है, और कांग्रेस को जोड़ना उनकी मजबूरी है अलायंस पार्टनर्स की। उनको लगता है कि अगर मुस्लिम वोट डिवाइड हुआ तो बीजेपी को फायदा होगा। तो ये जो इंडिया अलायंस है, इसका एक मकसद ये भी है कि मुस्लिम वोट डिवाइड ना हो। डिवाइड होता है तो उसका नुकसान होता है। आपने बिहार चुनाव में 2020 में देखा होगा कि बिल्कुल रवि, आप बने रहिए मेरे साथ में। लेकिन ईद के बाद जो बड़ी चुनावी रैली इंडिया गठबंधन की होने जा रही है, जिसका जिक्र अभी रवि भी कर रहे थे, उससे जुड़ी एक बड़ी जानकारी आपको बता दें कि ईद के बाद उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक साथ दोनों नेता नजर आएंगे, और लंबे समय बाद उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान के अंदर यूपी के दो लड़के एक साथ एक मंच के ऊपर नजर आएंगे चुनावी रैली के अंदर। और इस रैली के अंदर प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल होंगी। रैली की तारीख अभी तय नहीं हुई है। इसको तय करने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो कवायदों में जुटे हुए हैं।
एक बार फिर रुक करते हैं रवि का। रवि, लगातार इस रैली को लेकर काफी चर्चा भी हो रही है। सीटों का समीकरण पहले सुना कि किस तरीके से उसके अंदर तालमेल बैठाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन अब एक साथ एक मंच पर जब नजर आएंगे तो क्या संदेश, क्या किस तरीके से जो वोट बैंक है उसे साधने की कोशिश होगी दोनों की? अब बिल्कुल देखिए, ये एक तरीका है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम यादव प्लस राहुल गांधी, कांग्रेस का एक वोट बैंक। कांग्रेस नॉर्मली बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, ये कोशिश करती है कि जो फॉरवर्ड वोटर है उसमें से सेंध लगाया जाए। दूसरा जो वोट बैंक है दलित है, उसमें कुछ सेंध लगाया जाए, क्योंकि खाली एमओआई समीकरण से ना अखिलेश यादव जीत सकते हैं ना कांग्रेस उनके साथ अलायंस में जीत सकती है। तो इन वोटर पर नजर है जो अदर देन यादव हैं, अदर देन आपको बैकवर्ड क्लास जो है, फॉरवर्ड क्लास है, जैसे ब्राह्मण वोटर हो गया, ठाकुर वोटर हो गया और बाकी जो कास्ट वोटर हो गया, इन पर भी नजर होती है, बनिया वोटर पर भी नजर होती है। तो कैंडिडेट ऐसा देकर किया जाता है। जानकारी के लिए लेकिन गौर करने वाली बात है कि रघुवंशी भी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। विशाल का भी रुख कर लेते हैं। विशाल, अगर रैली की बात की जाए तो ये रैली आखिर कब होने जा रही है? इसकी तारीखों को लेकर क्या किसी तरीके की कोई मंथन हुआ है? कुछ तारीखें जीरो टाइम की गई हैं? और अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करूं विशाल, तो मेरठ से ही प्रधानमंत्री की बड़ी रैली हुई थी। उन्होंने अपने चुनावी इस कैंपेन का आगाज किया था और इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समीकरण को देखें तो वहां पर किस सीट के ऊपर इन दोनों की रैली को चुना जा सकता है? देखिए, इस रैली को लेकर ये तैयारी की जा रही है कि आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच में बैठक है और ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन अपनी ताकत दिखाने के लिए उत्तर प्रदेश में चुनावी जनसभा की जो शुरुआत है वो पश्चिम से कर सकती है। मेरठ से ज़्यादा उम्मीद बताई जा रही है कि मेरठ जो चुना जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने मेरठ को चुना था, तो ऐसे में उसके जवाब में मेरठ में अपनी ताकत जो है वो सपा और कांग्रेस दिखाने की कोशिश करेगी। इसके साथ साथ एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि जो रालोद है वो अब एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में ये भी बताने की कोशिश की जाएगी कि रालोद के जाने से कोई फर्क इंडिया गठबंधन में नहीं दिखाई पड़ रहा है और सपा और कांग्रेस अपनी ताकत दिखाने के लिए हो सकता है कि मेरठ में से ही इसकी शुरुआत करे। ईद के बाद ये कहा जा रहा है कि जो डेट है वो तय की जाएगी। फिलहाल इसको लेकर आज भी एक जो बैठक है वो कांग्रेस और सपा के नेताओं के बीच में, उसको लेकर जो है एक तैयारी की जा रही है कि राहुल, अखिलेश और प्रियंका तीनों एक मंच पर दिखाई पड़े। आप बने रहिए मेरे साथ में, क्योंकि ईद के बाद चुनावी मंच पर राहुल और अखिलेश की दीद यानी दोनों एक साथ नजर आ सकते हैं, इसकी जो संभावना है वो जताई जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक तीखा तंज किया। उन्होंने कहा कि ये एक फ्लॉप फिल्म है जिसको एक बार फिर से स्क्रीन पर लाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ आ चुके हैं लेकिन उन्हें चुनावी कामयाबी नहीं मिली और इसीलिए पीएम मोदी उन्हें फ्लॉप फिल्म बता रहे हैं। क्या कुछ पीएम ने कहा, सुनिए जरा। आपको याद होगा पुराना, जहां उत्तर प्रदेश में दो लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस दो लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। मुझे समझ नहीं आता, अरे काठ की हांडी को ये इंडी गठबंधन वाले कितनी बार चढ़ाएंगे? बीजेपी को 21 सीटें हासिल हुई थीं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के खाते में 4 और बीएसपी को 4 सीटें हासिल हुई थीं। और उत्तर प्रदेश के सियासी गणित के लिहाज से यह समीकरण इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2024 के चुनावी संग्राम में जोर लगाया जा रहा है इस इबारत को बदलने के लिए। मेरे सहयोगी विशाल रघुवंशी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासी अहमियत आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं और इसीलिए खासा जोर लगाने की कोशिश हो रही है। लेकिन आप जिस तरीके से जिक्र कर रहे थे आरएलडी का, आरएलडी अब जो है वो एनडीए का हिस्सा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वहां पर जोर लगाने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारों को समाजवादी पार्टी ने बदला है, कहीं ना कहीं झटका उसे भी लगा है, संगठन उसका भी कमजोर हुआ है। देखिए, बिल्कुल रामपुर हो, मुरादाबाद हो, मेरठ हो, तमाम जगहों पर सपा के अंदर विद्रोह हुआ है। आपने देखा होगा कि एसटी हसन और रुचि वीरा की जो लड़ाई थी वो रामपुर तक पहुंची। रामपुर में आजम खान के करीबी ने नामांकन कर दिया, एंड टाइम पर उनका नामांकन कैंसिल हुआ। जो मौलाना थे उनका नामांकन सही साबित हुआ। उसके बाद एक पत्र जो है वो वायरल हुआ जिसमें ये कहा जा रहा है कि नहीं, एसटी हसन को ही सपा प्रत्याशी बनाने के लिए चाह रही थी, लेकिन अंतिम में जो लेटर है वो निर्वाचन तक नहीं पहुँच पाया। तो जो पश्चिम की जो लड़ाई
है उसमें अगर आप देखिए तो अभी तक चाहे प्रधानमंत्री की रैलियां हो चुकी हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, अमित शाह वहां पर पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा आज रामपुर के दौरे पर हैं। तो ये एक पूरा चक्रव्यूह बीजेपी ने बनाया है और अभी तक विपक्ष की तरफ से चाहे वो सपा हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी नेता पश्चिम में अभी तक कोई रैली नहीं किया है। बसपा की तरफ से जरूर आकाश आनंद नगीना में रैली कर चुके हैं, 1-2 रैलियां और कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखिए तो एनडीए जहां एक तरफ पूरी तरह से ताकत लगा रही है, एक मंच पर रालोद को अपने साथ रख के दिखा रहा है उन्होंने कि किस तरह से हम लोग ताकतवर हैं, तो वही स्ट्रेटजी जो है वो अब विपक्ष भी बनाने की जी न्यूज़।